जी दोस्तों नमस्कार और गुड इवनिंग आप सभी को एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आज सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आज चुनाव थे, आपको मालूम है, उस बारे में बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं खबर और दे दूं आपको, और वो ये कि जुनैद भाई के आने की आज बात थी, वो नहीं आ पा रहे हैं। आखिरी मिनट पे उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है क्योंकि कल उनको जाना है डॉक्टर के पास। कल वो छुट्टी कर रहे हैं अस्पताल से, तो वो कल आपके साथ में होंगे निश्चित रूप से, और ठीक ठाक समय देंगे आपको, क्योंकि कल छुट्टी ले रहे हैं अपने काम से, ऑफिस से। तो कल वो हमारे साथ ही रहेंगे शाम को, और खाली अस्पताल जाना है उनको, अस्पताल से आके हमारे साथ आ जाएंगे। तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। महाराज भाई नमस्ते। और आज आजकल रोज नहीं आ रहे हैं, ये शिकायत है आपसे। ओके, चलिए मित्रों, हम अपनी काम की आज की शुरुआत करते हैं। और आज बात करनी है हमें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के चुनाव की। और उसके अलावा हमें आज बात करनी है यूक्रेन को जो सहायता दी जा रही है करीब 90 बिलियन डॉलर की, सॉरी 90 बिलियन यूरोज की यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और उसके अलावा सीईओ, जो रॉल्स रॉयस के सीईओ हैं, आज वो पीएम मोदी से हमारे मिले हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही खबरें बहुत जरूरी हैं। इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी, और जो हमारे रीजन की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए भी बहुत जरूरी। तो आइए चलते हैं पहले हम अपने आज के बांग्लादेश की स्टोरी की तरफ। मित्रों, आज रात को बांग्लादेश से एक महत्वपूर्ण स्टोरी जो आ रही है वो ये, शेख हसीना के बाद में जो सबसे बड़े इस समय चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव सबसे बड़ी कहानी है, पोस्ट हसीना दौर की पहली कसौटी। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये भी है कि जो जनरेशन जी जो बनाई गई थी, जनरेशन जेड जिसको कहा जाता है, या जो युवाओं की बात कही जाती है, उनकी बगावत के बाद में सड़कों पर जो क्रांति हुई, बैलेट बॉक्स में अब किसका भविष्य लिखा जा रहा है, इसका सीधा सीधा असर भारत पर क्या पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में हम बांग्लादेश के वोट को भी आज समझेंगे, कैसे ये चुनाव एक तरह से बायपोलर कॉन्टेस्ट बन गया है, कितनी वोटिंग हुई है, कहां कहीं हिंसा, बूथ कैप्चरिंग जो हुई है, जमात इस्लामी का जैसे जो गुट है उनकी क्या भूमिका है, और कैसे कोई कोलिजन का खेल बन सकता है, कौन हो सकता है अगला प्रधानमंत्री। और सबसे इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली और ढाका के बीच में कैसे होंगे संबंध, क्या कोई दोस्ती होगी या दूरी बनेगी। आइए चलते हैं मित्रों, पहले बैकग्राउंड को दो लाइन में निपटा चलते हैं। 2024 में स्टूडेंट्स और जो जनरेशन जी जिसको कहता है जेन जी, तो बांग्लादेश की सड़कों पर ये आ गए। शेख हसीना की लगभग 15 साल पुरानी सरकार का खात्मा हुआ। आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरी की पूरी राजनीति हिल गई। हसीना का दौर खत्म हो गया, अवामी लीग साइडलाइन हो गई, और एक इंटरिम केयरटेकर सरकार की तरह की व्यवस्था बनाई गई। इसका सही रूप क्या है, दरअसल आज तक कोई नहीं जानता है। इसमें कौन प्रधानमंत्री है कोई नहीं जानता है। हर एक आदमी अपने आप को एडवाइजर कहता है, वो एडवाइस किसको कर रहा है ये पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई है नहीं। खैर, ये बांग्लादेश की कहानी है, क्या कही जाए। मगर आगे बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आज 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश उस क्रांति के बाद में अपनी पहली नई संसद चुन रहा है। यानी कि ये सिर्फ कोई रूटीन का चुनाव नहीं है मित्रों, बल्कि ये देखने का दिन है, देखने का दिन है कि बांग्लादेश अपना अगला राजनीतिक मॉडल कैसा चाहता है, बांग्लादेश का अगला जो राजनीतिक स्वरूप होगा वो कैसा होगा। आज का जो चुनाव था, जरा आज पर बात करते हैं। इस बार का जो मुकाबला था वो ब्रॉडली दो बड़े खेमों के बीच में देखा जा रहा था। एक तरफ थी बीएनपी और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे दल, दूसरी तरफ थे नई अलायंस यानी सेंट्रिस्ट रीजनल पार्टियों का एक कैंप। शेख हसीना के जाने के बाद में अवामी लीग में जो वैक्यूम बना, उसमें बहुत सारे नए चेहरे, नए मोर्चे उभर कर आ गए हैं। लेकिन आम वोटर के लिए सीन बड़ा सिंपल है। बीएनपी बनाम पूरे का पूरा एंटी हसीना स्पेस, यानी हसीना के खिलाफ जितना भी बड़ा कैंप था वो सब बीएनपी के कैंप में मोर और लेस आ चुका है। मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे जॉब क्राइसिस, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आर्मी की शैडो एक तरह की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये सब इस चुनाव की कैंपेन की कोर में रहे हैं। कई पार्टियां जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मॉडल की बात कर रही हैं, कुछ केयरटेकर सिस्टम को वापस लाने की डिमांड कर रही हैं, ताकि चुनाव पर सरकार का या सेना का कंट्रोल कम से कम हो। लेकिन अब हम बात करते हैं वोटिंग की तस्वीर की। आज पूरे दिन पोलिंग बूथों के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें नजर आईं, खासतौर पर शहरी इलाकों में, जहां जनजी और जो युवा वोटर्स की जो प्रेजेंस थी वो बड़ी मजबूती से दर्ज की गई। ऑफिशियल जो फाइनल टर्नआउट है उसका नंबर आज रात तक, अभी देर रात तक आएगा, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसको मॉडरेट से हाई टर्न बताया जा रहा है, हाई टर्नआउट बताई जा रही है।
यानी ना तो कोई बड़े पैमाने पर बायकॉट हुआ है, ना सिस्टम से कोई पूरी तरह से बेरुखी दिखाई गई है। लोग बिल्कुल निकल कर वोट देने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हिंसा की बात करें तो पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। कैसे? चुनाव के पहले के जो 3-4 दिन थे, चुनाव से पहले के 3-4 जो दिन थे, उनमें ढाका में और उसके आसपास कई शहरों में बीएनपी और जो जमात लिंक्ड यानी जमात इस्लामी लिंक्ड जो वर्कर्स थे उनके बीच में और पुलिस के बीच में टकराव हुआ है, पथराव हुआ है, आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। कुछ जगहों पर रफली से 20 से 40 लोगों के बीच घायल होने की भी संभावना इस तरह की आई है। आज का जो दिन है, आज के दिन पोलिंग के वक्त भी कुछ जगहों से छुटपुट हिंसा की खबरें आई हैं। ठीक, धमकियां, पोलिंग स्टेशन पर दबाव, इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। लेकिन पिछले तमाम दशकों के क्लासिकल जो 90s का बांग्लादेश था, जो 90s की स्टाइल बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, तो उस तरह की बूथ कैप्चरिंग अभी तक कम से कम सुरक्षा बलों की जो भारी तैनाती रही है, उसकी वजह से लार्जली कंट्रोल में रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम फौज ने अपनी भूमिका निभाई है, मोरलेस चीजें कंट्रोल में रही हैं। फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस का एक हैवी रिंग सारे दिन बना रहा है पोलिंग बूथ्स के आसपास। और इसे एक लाइन में अगर समझें तो समझिए यूं कि बांग्लादेश का वोटर डर और थकान दोनों के बीच से निकलकर आज वोटिंग बूथ तक पहुंचा है, और यह अपने आप में बड़े बदलाव का संकेत है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कोलिजन का जो मैथमेटिक्स है बांग्लादेश में, उस पर जमात इस्लामी जैसे समूहों की भूमिका पर। देखिए, जमात पर जो औपचारिक बैन है, कई तरह की पाबंदियों के बावजूद उसका जो सपोर्ट बेस है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हो चुका है। चाहे इन 15 सालों में बार-बार उन पर बैन लगता रहा है, जब हसीना की सरकार थी वहाँ पर। अलग नामों से इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के ज़रिए कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तरी जो इलाका है बांग्लादेश का या जो रूरल इलाके हैं, वहाँ पर जमात का प्रभाव आप आज भी देख सकते हैं। और यहीं से हंग पार्लियामेंट का खेल शुरू होता है। आइए बात करते हैं। अगर रिजल्ट बहुत टाइट आता है, याद रखिए, अगर रिजल्ट बहुत टाइट आता है तो 10, 15, 20 सीटें जहां इस्लामिस्ट वोट जो है वो फिर किंग मेकर बन जाएगा। वहां पर जमात से जुड़े हुए जो नेता हैं, उनका जो वजन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। 3 सिंपल सिनेरियो को समझते हैं। 3 सिंपल सिनेरियो। पहला सिनेरियो क्या है? अगर बीएनपी क्लियर लीड ले आती है, इस केस में फिर क्या होगा कि जो छोटे इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव जो ग्रुप्स हैं, बीएनपी के साथ में वो लाइन में लग सकते हैं, उनके पीछे खड़े हो जाएंगे आकर, उनके साथ में जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर बीएनपी की लीडरशिप पर डबल प्रेशर होगा। एक तरफ उसको अपना जो कंजर्वेटिव बेस है उसको खुश रखना होगा, और दूसरी तरफ भारत, पश्चिमी जो दुनिया है, वेस्ट की, यूरोप, अमेरिका और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको ये भरोसा दिलाना होगा कि बांग्लादेश किसी भी तरह किसी कट्टर इस्लामिक एमिरेट की तरफ नहीं जा रहा है, कोई कट्टर इस्लामी देश बनने नहीं जा रहा है। सेकंड सिनेरियो ये है दोस्तों कि अगर जो माइंडेड माना जाए फ्रेगमेंटेड हो, अगर जो मैंडेट है वो फ्रेगमेंटेड हो, मैंडेट अगर फ्रेगमेंटेड हो तो कोई भी बड़ा ब्लॉक क्लियरली बहुमत से अगर दूर बना रहता है, ऐसे में जो सेंट्रिस्ट हैं या जो अलायंसेस हैं या जो रीजनल पार्टियां हैं और जो जमात इन्फ्लुएंस सीटें हैं, ये सारे मिलकर पोल कोलिजन बना सकते हैं। स्पेशली पोस्ट पोल कोलिजन बना सकते हैं, चुनाव के बाद जो कोलिजन बनते हैं वो बना सकते हैं। जमात सीधे सरकार में आए या ना आए, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट देकर वो मिनिस्ट्रीज भी ले सकती है, पॉलिसियों को भी, नीतियों को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, और कुछ खास मांगों पर सौदेबाजी की हालत में तो आ ही सकती है। कोई इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। तीसरा सिनेरियो क्या है? वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है, सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। वो क्या है? अगर हंग पार्लियामेंट के बहाने फौज का साया और ज्यादा लंबा हो जाए बांग्लादेश पर, यानी राजनीतिक नेता आपस में समझौता ना कर पाए और लोगों को फिर से ये नैरेटिव सुनना पड़े कि जनाब स्थिरता के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भूमिका और बढ़ानी पड़ेगी। ये वही क्रूर आयरनी है जिसको पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है, मेरे अजीज हमवतनों। तो वो मेरे मेरे अजीज हमवतनों उस केस में बांग्लादेश में भी हो सकता है, मगर वो सिनेरियो है बड़ा खतरनाक। मेरे अजीज हमवतनों ना हो, वही बेहतर है। तो स्थिरता के लिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भूमिका है उसको बढ़ानी पड़ेगी, ये न सुनना पड़े तो बेहतर है। ये जो क्रूर क्रूर आयरनी होगी उस सड़कों पर निकली हुई जनरेशन जेड के लिए, जो 2014 में जून जुलाई में वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी। और फिर अ, आज का जो बैलेट बॉक्स है, आज का बैलेट बॉक्स
बंद जरूर हो गया है दोस्तों, लेकिन असली जो नंबर्स का खेल है वो कल से शुरू होगा। कल से आपको इसके चुनाव के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, कल ही इनका रिजल्ट आ जाएगा। और जमात जैसे प्लेयर वहीं से अपने पत्ते खोलेंगे कि दरअसल उनके इरादे क्या हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? अगला प्रधानमंत्री आखिर कौन बन सकता है? बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बीएनपी की तरफ अगर देखें तो तारिक रहमान, जो कि खालिदा जिया जिनकी अभी कुछ ही वक्त पहले मृत्यु हो गई थी, तो उनकी डेथ के बाद में इनके बेटे आए हैं वहां पर, और इनके जो बेटे हैं वो प्राइम कैंडिडेट माने जाते हैं बीएनपी की तरफ से। प्राइम कैंडिडेट, नॉट द ओनली कैंडिडेट, प्राइम कैंडिडेट। तो तारिक रहमान का जो नाम है वो हमेशा ही हवा में रहता है, लेकिन केस, निर्वाचन और जो लीगल खतरे हैं उनकी वजह से सीधे पीएम की कुर्सी पर बैठना तारिक रहमान के लिए आसान भी नहीं होगा। खास तौर पे ज्यादातर जो जो वहाँ पे विश्लेषक हैं, वहाँ के जो एनालिस्ट हैं बांग्लादेश में, वो ये मानते हैं कि फ्रंट पर एक मॉडरेट चेहरा लाना पड़ेगा। एक ऐसा मॉडरेट चेहरा जो सबको स्वीकार्य हो, ऐसा चेहरा जिसको युवा वोटर रिलेट कर पाए, जिसको बिजनेस कम्युनिटी और बाहर की दुनिया सबके लिए कबूल 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 कर किया जा सके। मतलब सत्ता किसी और के हाथ, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ। ये क्लासिक साउथ एशियन पॉलिटिक्स साउथ एशियन पॉलिटिक्स का सही हिसाब किताब लग रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर का आइडिया भी आसपास ही घूम रहा है। टेक्नोक्रेट प्राइम मिनिस्टर यानी कि इलेक्शन जिसने न लड़ा हो और जिसको यूं ही लाकर आराम से टिपिकल पाकिस्तानी अंदाज में ऊपर लाके बिठा दिया जाए। तो ये जो क्लासिक जो टेक्निकल प्रीमियम का आइडिया है वो भी घूम रहा है। और कोई ऐसा चेहरा जो इंटरिम दौर से आया हो या जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो या इंटरनेशनल फाइनेंस से हो, ऐसे लोगों को अक्सर पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की तरह से बना दिया जाता है। तो ठीक है, ऐसी चलती हैं चीजें वहां, और इसको फिर कोलिजन पार्टियां भी झेल पाती हैं। वाशिंगटन, बीजिंग, दिल्ली की राजधानी भी हजम कर पाए ऐसा चेहरा उनको ढूंढना होगा। एक लाइन में समझिए, जो भी पीएम बनेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसकी पहली परीक्षा ढाका में नहीं बल्कि दिल्ली में होगी, बीजिंग में होगी, वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में होगी। तीनों को एक साथ पैनिक न करना उसकी पहली नौकरी होगी, उसकी पहली जॉब यही होगी कि इन तीनों में से कोई भी बांग्लादेश से संबंध खराब ना करे। बीजिंग, नई दिल्ली, वॉशिंगटन। अब आप देखिए इसमें आता है भारत का एंगल। भारत का एंगल क्या है? तीस्ता, तीस्ता वाटर, ट्रेड। ओके, अब देखिए इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है। शेख हसीना के दौर में दोस्तों भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो बहुत नजदीकी रहे। आप सब जानते हैं, मिसाली रिश्ते रहे हैं भारत और बांग्लादेश के। जब शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, हमने हर जगह उनको कोऑपरेट भी किया और अकोमोडेट भी किया। सुरक्षा के मौके पर जब नॉर्थ ईस्ट का जो इस समय उग्रवाद बढ़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ पर, वहां से लेकर बॉर्डर मैनेजमेंट तक हर चीज बांग्लादेश के साथ में उस समय पर शांत थी और हमारे कंट्रोल में थी, क्योंकि वहां पर एक सरकार ऐसी थी जो हमारी बात सुन लेती थी। दिल्ली ढाका पर लगातार भरोसा करती रही है जब तक शेख हसीना वहां थी। पोर्ट्स, सड़क, रेलवे, बिजली, कनेक्टिविटी में भी भारत को बड़ा स्पेस मिला, भारत ने वहां सहयोग भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन और युवाओं के बीच में एक नैरेटिव ये भी था कि ये सारे का सारा जो इंडिया जो रिश्ता है वो इंडिया टिल्टेड है, यानी कि भारत के फेवर में है, यानी ज्यादा फायदा इसमें दिल्ली को मिलता है और दबाव ढाका पर रहता है। अब जो नई सरकार आई है, ये जो नई सरकार आएगी, उसको यही बैलेंस है जो रीसेट करना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आएगी? इसलिए क्योंकि जो करंट सरकार है इसके पास तो कोई मैंडेट है ही नहीं। इसका तो काम ही ये था कि आकर चुनाव कराती, लेकिन ये खा गए 1.5 साल, तो क्या किया जाए। चीन को भी स्पेस देना है और भारत को भी नाराज नहीं करना है। ये इनकी मजबूरियां हैं बांग्लादेश की, क्योंकि न भूलिए बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। आते हैं तीस्ता पर दोस्तों। तीस्ता नदी का जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है वो हसीना के टाइम पे भी फंसा हुआ था, लेकिन और मजे की बात क्या है कि ज्यादातर जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो भी उसमें शामिल बताई जाती है। यानी ढाका की शिकायत क्या रही है? ढाका की शिकायत ये रही है कि दिल्ली वादा करती है लेकिन कलकत्ता की आपत्तियों के चलते फिर रुक जाती है। नई सरकार जो है वो अपने डोमेस्टिक प्रेशर में रहेगी और डोमेस्टिक प्रेशर में फिर तीस्ता का मुद्दा एक बार फिर से उठेगा। जब उठेगा
लेकिन जवाब फिर वही आएगा कि क्या केंद्र और राज्य यानी दिल्ली और बंगाल क्या एक सुर में है या नहीं। ट्रेड की बात करें तो भारत जो है वो बांग्लादेश का बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन ढाका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ऊंचा है, यानी कि ट्रेड हमारे फेवर में है, भारत के फेवर में है, उनके लिए वो घाटे का सौदा बनता है। ठीक, गारमेंट्स हुए, लोकल इंडस्ट्री की लॉबी है, दोनों मिलकर टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ इश्यूज उन पर दबाव डालते हैं। नई सरकार इस पर भी फेयर ट्रेड की जो भाषा है उसको तेज कर सकती है भारत के साथ, अगर संबंध बेहतर होते हैं तो। साथ ही साथ जो पावर ट्रेड है या पोर्ट्स है, रेल है, रोड कनेक्टिविटी है, इस पर भारत के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर जो नई सरकार आती है और वो इन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करती है तो ये भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक दिन होगा इन द सेंस, और भारत के लिए ये एक तरह का विन भी होगा, दिन भी होगा, विन भी होगा। अगर वो इनको सीधा रीनेगोशिएशन के लिए आ जाते हैं तो चीन के लिए स्पेस वहां बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, फिर चीन का स्पेस बढ़ेगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या डिफेंस में, दोनों ही तरह से चीन का हाथ वहां पर आपको ज्यादा नजर आएगा अगर बांग्लादेश ये कोशिश करता है कि ये तमाम एग्रीमेंट जो है वो रीनेगोशिएट किए जाए भारत के साथ में। तो आज बांग्लादेश में दोस्तों मतदान हो गया है, ईवीएम बंद हो गए हैं, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। कल और परसों जब नतीजे सामने आएंगे तब हमें दिखेगा कि जो जेनजी की सड़क वाली क्रांति थी संसद के भीतर वो किस रूप में पहुंची है। क्या बीएनपी की वापसी होती है या फिर कोई नया अलायंस वो सत्ता में आता है, या क्या सेना का साया और गहरा हो जाएगा बांग्लादेश में। इस सब का असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा मित्रों, दिल्ली के लिए भी ये चुनाव 3 सवाल लेकर आया है। नई सरकार का रवैया भारत के प्रति कैसा होगा, तीस्ता और पानी के मुद्दे पर क्या नई डील बन पाएगी, और ट्रेड कनेक्टिविटी के इस पूरे के पूरे खेल में चीन को कितना बड़ा स्पेस मिल पाएगा। ये हैं वो 3 सवाल जिनसे भारत को लगातार जूझना होगा बांग्लादेश के साथ में। इन सवालों के जो तमाम जवाब हैं वो आप देखिएगा अगले 48 घंटों के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और हम एक बार फिर बैठेंगे आपके साथ में एक एक लेयर खोलकर और ये कहानी आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की जो दूसरी खबर है दोस्तों वो दिल्ली की बैठकों से जुड़ी है, लेकिन इसका जो असर है वो आने वाले 10 से 15 साल तक आपको दिख सकता है। ब्रिटेन की जो दिग्गज कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है रॉल्स रॉयस, उसके सीईओ टूफन एग्लिम्बिजिक, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और ये मीटिंग जो है वो सिर्फ शिष्टाचार की भेंट नहीं थी, सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात नहीं थी। रॉल्स रॉयस अब खुलकर कह रही है कि वो भारत में अपना कामकाज सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली स्केल अप करना चाहती है, सिग्निफिकेंटली स्केल अप करना चाहती है, आप मतलब जान रहे हैं, और इसे विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ रही है। जो भारत का विजन है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है, वो इसको उससे जोड़ रहे हैं, उस सपने से जोड़ रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री ने देखा और भारत की जनता को दिखाया। आज हम देखेंगे कि जो रॉयल्स रॉयस इंडिया में क्या-क्या करने की तैयारी में है। ये रॉयल्स रॉयस आखिर हमारे यहाँ क्या-क्या करेगा? फाइटर जेट के इंजन डील में इसकी क्या नई चाल है? असली टेक ट्रांसफर होगा या फिर स्क्रू ड्राइवर गिरी होती रहेगी हमारे साथ? कैसे ये सब यूके एफटीए और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बड़ी तस्वीर से जुड़ता है? तो मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज बयान आया है कि रॉल्स रॉयस के सीईओ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके भारत में अपने ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली स्केल अप करने की बात कही है। ये विस्तार जो है वो एयर, लैंड और सी तीनों डोमेन्स में होगा, यानी कि एयरक्राफ्ट इंजन, डिफेंस और मरीन पॉपुलेशन, यानी कि और साथ ही एनर्जी सॉल्यूशंस, इन सब इलाकों में रॉल्स रॉयस अपनी भूमिका अदा करना चाहता है, भारत के साथ में अपनी भूमिका को स्केल अप करना चाहता है। कंपनी की तरफ से जो संकेत दिए गए हैं उनमें 2-3 बड़ी-बड़ी बातें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। वो क्या है? एक, रॉयल्स रॉयस जो है वो भारत को सिर्फ बाजार नहीं मानता है बल्कि अपने तीसरे होम मार्केट के रूप में देखना चाहता है। तीसरे होम मार्केट यानी अच्छा, और फिर नंबर 2, वो सिर्फ यहाँ असेंबली नहीं करना चाह रहा है बल्कि डिजाइन, इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज की कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने की बात कर रहा है। और तीसरी बात, ये सब कुछ विकसित भारत 2047 वाला जो नैरेटिव है उसके साथ में पैक करके पेश किया जा रहा है, यानी हाईटेक जॉब्स, मेक इन इंडिया
और एक्सपोर्ट हब का कॉम्बिनेशन, कि रॉल्स रॉयस यहाँ पर जो फैक्ट्रियां लगाए, जो यहाँ पर नौकरियां बनाए, उसके बाद में जो कुछ यहाँ प्रोड्यूस करे, उसके एक्सपोर्ट का भी पॉसिबिलिटी यहीं से हो, एक्सपोर्ट हब बने यहाँ से। दरअसल रॉल्स रॉयस का भारत के लिए मेगा प्लान है क्या? डिटेल में देखते हैं कि रॉल्स रॉयस इंडिया में क्या क्या करना चाहती है। बिजनेस लाइन और इकोनॉमिक टाइम इन दोनों ने रिपोर्ट किया है इस बारे में बहुत लंबा चौड़ा, और वो क्या कह रहे हैं कि कंपनी दरअसल 4 बड़े ट्रैक पर फोकस कर रही है, 4 बड़े ट्रैक्स पे फोकस कर रही है। पहला है डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये वो डोमेन है दोस्तों जहां पर रॉयल्स रॉयस का भारत से बहुत पुराना रिश्ता है, यानी जगुआर, हॉक, इस तरह के जो एयरक्राफ्ट थे, इसके लिए जो अडोर इंजन जो था, वो कई डिकेड से, दशकों से इंडियन इन्वेंट्री का हिस्सा रहा है। कंपनी ये चाहती है कि जो नई पीढ़ी के एयरक्राफ्ट बनने जा रहे हैं भारत में, जो नए हेलीकॉप्टर भारत में बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी इंडिया में जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग है, एमआरओ और लाइफ साइकिल सपोर्ट का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाए। दूसरा इसका लेवल क्या है? दूसरा है मरीन और नेवल। यानी इंडियन नेवी के लिए हाई एंड मरीन प्रोपल्शन, गैस टरबाइन और जो पावर सॉल्यूशंस हैं, उसमें रॉल्स रॉयस इसे भारत में लोकलाइज करना चाहता है, ताकि जो जहाज हैं, जहाजों के जो फ्लीट हैं, जहाज हैं, कोस्ट गार्ड हैं, उनके लिए सप्लाई चेन मजबूत रहे। तीसरी बात इंजीनियरिंग और डिजाइन और डिजिटल सर्विसेज ये है, यानी कंपनी के मुताबिक वो भारत में अपनी जो ग्लोबल इंजीनियरिंग है, जो उनके डिजाइन सेंटर्स हैं, उनको बड़ा करना चाहते हैं, यानी कि हाई एंड R&D और सिमुलेशन, AI ड्रिवन मेंटेनेंस और साथ ही डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज पर भी काम करने वाली इंजीनियरिंग जॉब्स, ये सब कुछ वो भारत लेकर आना चाहते हैं। चौथा है एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी, ये भी उनके एजेंडे में शामिल है। रॉयल्स रॉयस का जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है और जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वाला उनका पोर्टफोलियो है, वो भी भारत को ध्यान में रखकर यहाँ बेचा जा रहा है। और एक लंबी अवधि में ये भी जो हमारा विकसित भारत 2047 की बात हम करते हैं, उसमें और नेट जीरो जो टारगेट है कार्बन एमिशन का हमारा, उससे भी जोड़ा जा रहा है। ये सब सुनने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये सब कुछ असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वैल्यू एडिशन होगा, या फिर ये वही पुराना मॉडल चलेगा कि यहाँ असेंबली और जो असली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो बाहर। ये है जो बड़ा सवाल है। तो फाइटर जेट इंजन की जो डील है उस पर भी बात कर लेते हैं। रॉयल्स रॉयस अभी भी रेस में है या नहीं? तो देखिए, सबसे सेंसिटिव और एक्साइटिंग जो मुद्दा है वो यही है, फाइटर जेट इंजन का डील। हाँ, तो कई सालों से भारत को अपने नए जनरेशन के जो लड़ाकू विमान हैं, खासतौर पर एमका का जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक नया हाई थ्रस्ट इंजन चाहिए। ठीक, इस रेस में रॉयल्स रॉयस और अमेरिका की जीई, ये दो बड़े दावेदार रहे हैं। तेजस हुआ, तेजस MK2, और इनके लिए जीई 414 आ रहा है, चुना जा चुका है। ठीक, लेकिन एमका और इसके आगे के प्रोग्राम्स के लिए दरवाजा अभी भी बाकायदा खुला हुआ है, कोई चीज फाइनल नहीं हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रोल्स रॉयस है, उसने भारत को एक एक बड़ा सॉफ्ट ऑफर दिया है। क्या सॉफ्ट ऑफर दिया है? वो ये है दोस्तों, एमका के लिए नया फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने का प्रस्ताव, कि हम पूरा इंजन यहीं डेवलप कर देते हैं। इंजीनियरिंग और डिजाइन में जो भारतीय टीम होगी, उसकी सीधी भागीदारी रखी जाएगी, ये कह रहा है रोल्स रॉयस। और फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि जो आईपी की शेयरिंग है और उसकी ज्वाइंट ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, दोनों मिलकर ऑनरशिप रखेंगे, रॉयल्स रॉयस और भारत सरकार। मातृभूमि और जो ईटी डिफेंस, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि रॉयल्स रॉयस तैयार है कि वो एमका के इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सपोर्ट में भारत को बराबर का पार्टनर माने। कम से कम पब्लिक नैरेटिव में तो यही दिया जा रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक ज्यादातर डील्स में क्या होता है कि हमको लाइसेंस प्रोडक्शन का, जैसे सुखोई वाला चल रहा है, लाइसेंस प्रोडक्शन का या फिर एक लिमिटेड टेक ट्रांसफर हमको मिलता रहा है। तो क्या रॉल्स रॉयस अभी भी रेस में है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है, और शायद पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से खेल में आ गया है। जीई ने तेजस का राउंड जीता है,
लेकिन एमका और जो लॉन्ग टर्म फाइटर रोड मैप है, उसमें रॉयल्स रॉयस अभी पूरा मैदान छोड़कर नहीं गया है, बाकायदा मौजूद है, पूरी ताकत से मौजूद है। आज की दिल्ली वाली मुलाकात को उस बड़े जो शतरंज का बोर्ड है, उसका आपको इसे हिस्सा समझकर चलना चाहिए। और स्क्रू ड्राइवरी बनाम टक असली जो टक ट्रांसफर है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। यानी कि यहाँ अब मेरे आपके जैसे दर्शक का जो सबसे बड़ा सवाल होता है, वो शुरू होता है। वो क्या है कि क्या ये सब कुछ असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा? या फिर वही पुराना स्क्रू ड्राइवर वाला खेल चलता रहेगा? भई बनाएँगे हम, तुम ज़रा वहाँ असेंबली कर लो। तो इकोनॉमिक टाइम्स हुआ या जो डिफेंस फोकस्ड कवरेज है, उसमें ये बड़ा साफ दिखाया जा रहा है कि जो सरकार है, रॉयल्स रॉयस से सिर्फ असेंबली नहीं माँग रही है। वो चाहती है कि को डेवलपमेंट किया जाए, भारत सरकार चाहती है, को डेवलपमेंट किया जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी की जाए और आईपी शेयरिंग की भाषा में भारत बात कर रहा है कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयर्ड होगा। रॉल्स रॉयस खुद भी अपने बयान में मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, हम तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं ना, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भारत के साथ मिलकर दुनिया के लिए प्रोडक्शन करें, जैसे एप्पल कर रहा है आजकल। तो वो कह रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कह रहा है रॉल्स रॉयस। ओके, और को क्रिएशन विद इंडियन इंजीनियर्स, ये नए नारे, ये इस तरह के नए शब्द रॉल्स रॉयस लेकर आया है ना। वो कह रहा है को क्रिएशन विद इंडियन इंजीनियर्स। अब आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको साल भर से कह रहा हूँ, भरोसा रखो, इंडियन जो इंजीनियर्स हैं, उनको जबरदस्त रिस्पेक्ट मिलने वाली है। आ रही है रिस्पेक्ट, बहुत तेजी से आ रही है हमारे इंजीनियर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, जमीन पर फर्क कहां से पता लगेगा? 3 सवालों से। कैसे? क्या कोर डिजाइन और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे टरबाइन ब्लेड मटेरियल, कूलिंग टेक्नोलॉजी, कोर सिमुलेशन, ये इनका जो नॉलेज है, क्या वो भारत के पास आएगा या नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 3 बहुत कोर सेक्टर्स हैं। टरबाइन ब्लेड मटेरियल, कूलिंग टेक्नोलॉजी और कोर सिमुलेशन। इनका नॉलेज भारत के पास आएगा या नहीं? क्या भारत में जो इंजन बन रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए होंगे या इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाकर तीसरे देशों की सप्लाई भी दी जाएगी? ये भी एक सवाल है। और उस पर, उस सप्लाई पर चेन पर हमारा कितना नियंत्रण होगा, भारत का कितना नियंत्रण होगा? तो और फिर क्या अगले 10 से 15 सालों में जो डीआरडीओ है, एचएएल है, या जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं, रॉयल्स रॉयस के साथ में बराबरी के पार्टनर की तरह से अपना इंजन खुद डिजाइन कर पाएंगी? ये भी एक सवाल है। अगर इन सवालों के जवाब दोस्तों हाँ की तरफ जाते हैं, तो यकीन मानिए, ये डील सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी पावर शिफ्ट की शुरुआत मानी जाएगी। टेक्नोलॉजी पावर शिफ्ट की। अगर जवाब नहीं है, तो फिर ये हाई एंड स्क्रू ड्राइवर गिरी ही रह जाएगा, जहां बॉडी में दिमाग और पेटेंट बाहर। दिमाग यहाँ कोई और, पेटेंट किसी और का। अब मित्रों, हम जो इस पे बात करें आगे, तो वो है कि सरकार इस पूरे पैकेज को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ में जोड़कर दिखा रही है। यानी कि न्यूज़ ऑन एयर और पीएमओ की जो रिलीज आई है आज, उसमें साफ लिखा हुआ है क्या? रॉल्स रॉयस के साथ मिलकर इंडिया हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में लाखों नौकरियां आएंगी और साथ ही एक पूरी वैल्यू चेन बनेगी। इंडियन साइड से ये नैरेटिव है कि भारत सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल हाई टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में डिजाइनर्स को, मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर भी बनेगा। डिफेंस से लेकर सिविल एविएशन, मरीन एनर्जी, हर जगह पर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड लिखा हुआ होगा। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अगर हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स आएंगी, तो क्या हमारे विश्वविद्यालय, ये बड़े सवाल है, ये है वो सवाल जिनको मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूं। अगर हाई एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगी, हाई टेक जॉब्स आएंगी, तो क्या हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, क्या वो उसके लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ लो कॉस्ट लेबर के रूप में देखे जाएंगे, या फिर कोर आर&डी और लीडरशिप के रोल भी भारतीयों के पास होंगे? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर हमें फोकस करना है। तो ये अच्छा, इसके अलावा फिर जो आखिरी पॉइंट है, जिसको आखिरी शब्द में कहूंगा इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर, वो क्या है? वो है इंडिया यूके एफटीए, इंडिया यूके एफटीए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी अब उस बड़े सियासी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की
जिसमें ये पूरी कहानी फिट होती है। इंडिया यूके एफटीए और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो डेवलप हो रही है। ब्रेक्सिट के बाद में दोस्तों इंग्लैंड की या यूके की जो सबसे बड़ी जरूरत है उनमें से एक बड़े नॉन ईयू मार्केट से डीप एफटीए यानी इंडिया यूके एफटीए की बात कर रहा हूं। ये कई राउंड से अटका हुआ रहा है। टैरिफ और इसके अलावा आप देखिए सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शंस और जो तमाम प्रोटेक्शंस के जो रूल्स हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात बिगड़ी रही है। ऐसे में और इतने में रॉयल्स रॉयस जैसी जो बड़ी ब्रिटिश कंपनियां हैं, अगर दिल्ली आकर ओपनली कह रही हैं कि वो भारत को अपना तीसरा घर बनाना चाहती हैं, भारत को अपना तीसरा घर बनाना चाहती हैं, तो लंदन और दिल्ली दोनों पर एफटीए के लिए पॉलिटिकल प्रेशर और बनता है। लॉजिस्टिक्स, ट्रेड रिपोर्ट्स ये पहले ही कह रही हैं कि रॉल्स रॉयस जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया यूके एफटीए से बहुत फायदा उठाएंगे। कम टैरिफ, आसान मूवमेंट और सप्लाई चेन में कम फ्रिक्शन, उनको इससे मुनाफा मुनाफा होगा, फायदा होगा। यानी ये मीटिंग सिर्फ एक डिफेंस या एरोस्पेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सौदे की कड़ी भी है जिसमें जिसमें एक तरफ यूनाइटेड किंगडम इंडो पैसिफिक में अपनी रेलेवेंस बचाने के लिए इंडिया के साथ खड़ा दिखना चाहता है, दूसरी तरफ इंडिया, यूरोप और जो एंग्लो वर्ल्ड है उसके बीच में एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। ठीक, इसको आप जरा स्ट्रेटेजिक लेवल पे यूं समझिए कि रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसने यूरोप को डिफेंस और एनर्जी दोनों में हिलाकर रख दिया है। चाइना के साथ में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन ने इंडो पैसिफिक में नई लाइनें खींच कर रख दी। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए, इंग्लैंड के लिए इंडिया और इंडिया के लिए यूके दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ दोस्त नहीं रह जाते, बल्कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में एक दूसरे को देख रहे हैं। रोल्स रॉयस की जो आज की मीटिंग है ये उसी कहानी का एक बड़ा साफ नजर आने वाला चैप्टर है, इसको यूं समझिए। तो मित्रों, जो रोल्स रॉयस के सीईओ हैं वो जो दिल्ली यात्रा पर इस समय आए हुए हैं, पहली नजर में आपको एक कॉर्पोरेट स्टाइल शिष्टाचारी मुलाकात भर लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको ये 4 लेवल पर खेलता हुआ नजर आएगा। ये मुलाकात 4 लेवल पर खेलती नजर आएगी। कैसे? एक, भारत के लिए हाईटेक नौकरियां और मैन्युफैक्चरिंग का वादा, एक बात। दूसरा, एमका जैसे प्रोजेक्ट के लिए असली इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट का ऑफर, और जो हमको बेसिकली क्या करेगा, स्क्रू ड्राइवरगिरी से निकाल कर बाहर कर सकता है और सीधे सीधे टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में दे सकता है। ठीक, लेकिन ये हमको वहीं फंसा भी सकता है। कैसे? इस बात पर डिपेंड करेगा कि डील की शर्तें क्या बनती हैं। तो जब तक वो शर्तें बाहर आएंगी तो हमें और ज्यादा कमेंट्री करने को मिलेगी। तीसरी बात क्या है? डेवलप्ड इंडिया 2047, इसका जो नैरेटिव है उसमें एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड एंडोर्समेंट पर आ गया है और उस एंडोर्समेंट का नाम है रॉल्स रॉयस। चौथी बात, इंडिया यूके का जो एफटीए है और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है वो बड़ी शतरंज पर एक बड़ी मजबूत चाल चली गई है। अगले कुछ महीनों में आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एमका इंजन पर अगर कोई बड़ी घोषणा होती है, रोल्स रॉयस इंडिया में कोई नई फैक्ट्री लगाता है, आर&डी सेंटर लगाता है या इंजीनियरिंग हब की घोषणा करता है, साथ ही इंडिया यूके एफटीए की फाइल दोबारा तेजी से भागती है, तो समझिए कि आज की ये मुलाकात है वाकई में विकसित भारत के टेक चैप्टर की शुरुआती पंक्ति भर थी। बात बहुत आगे तक जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए सवाल बिल्कुल खुला है, क्या ये डील हमें लड़ाकू जहाज के इंजन में इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर 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 बनाएगी, या फिर हम बस किसी और के डिजाइन को सस्ते मजदूर बनकर असेंबली तरह स्कूटर वो क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर गिरी करते रहेंगे? जवाब में जो जवाब है वो आने वाले सालों में आपके सामने आएगा, लेकिन ये कहानी जो है ये देखने लायक जरूर है, सोचने लायक जरूर है। अब तीसरी बड़ी जो कहानी है दोस्तों, वो दूर से, यहां से 7 घंटे की फ्लाइट दूर यूरोप से है, सीधे यूक्रेन की लड़ाई से जुड़ी है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने 90 अरब यूरो का एक लंबा चौड़ा पैकेज जो है वो मंजूर कर दिया है। अगले 2 सालों के लिए यूक्रेन की जो फाइनेंसिंग की जरूरतें हैं उसका 2/3 हिस्सा ये फंडिंग कवर करेगी। यानी आसान भाषा में कहें तो ये जो पैकेज है ये यूक्रेन के लिए एक नया वॉर चेस्ट है, एक किस्म से
नई अलमारी मिल गई है जिसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। और रशिया के लिए ये बड़ा साफ सिग्नल भी है, रशिया के लिए। याद रहे, रशिया हमारा दोस्त भी है। तो आज रात हम देखते हैं दोस्तों इस बातचीत में कि ये 90 यूरो, 90 अरब यूरो कहाँ से आएंगे, कैसे और जाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे, अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, हंगरी, स्लोवाकिया, इस तरह के जो देश हैं वो अलग क्यों हो गए इस डील से, और भारत के दर्शक के लिए इसका क्या मतलब है, तेल, डिफेंस या पूरी पूरी जियो के लेवल पे। तो मित्रों, सबसे पहले फैक्ट्स ले लीजिए। फैक्ट्स क्या है? यूरोपियन पार्लियामेंट ने लगभग 90 अरब यूरो के जो सपोर्ट लोन है उसके पैकेज की मंजूरी दे दी है। वोटिंग में 458 पार्लियामेंटेरियंस ने भाग लिया है यूरोप के, 140 ने अपोज किया है, याद रहे, नंबर याद रखिएगा, 140 ने अपोज किया है, 44 ने एब्सटेन किया है, यानी साफ बहुमत से ये पास हो गया है। 458 ने पक्ष में वोट दिया, 140 ने विरोध में वोट दिया और 44 ने एब्सटेन किया। ये जो 90 अरब यूरो है दोस्तों, 2026 और 27 2 सालों के लिए यूक्रेन की जो एस्टिमेटेड जरूरतें हैं उनका लगभग 2/3 पूरा करेंगे। यानी कि 1/3 रकम अमेरिका और G7 के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनसे आने की उम्मीद की जा रही है। यूरोपियन काउंसिल ने अभी 18 दिसंबर को 2025 में, जो गया साल अभी, उसमें इस पर सहमति दी थी कि ऐसा किया जाएगा और अब पार्लियामेंट ने इसको कानूनी रूप दे दिया है। तो बात को अगर आगे बढ़ाए तो आप देखिएगा कि ये पैसा 2 बड़ी लाइनों में इस्तेमाल होना है। यूक्रेन की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको मजबूत करने के लिए, और उसका जो बजट है, सैलरी है, पेंशन है, पब्लिक सर्विस है, रिकंस्ट्रक्शन है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। यूक्रेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सर्जेई मार्चेको, उन्होंने ये कहा है कि अगर फंड जो है वो समय पर मिल जाता है तो इससे यूक्रेन की फौज की जो फौजी क्षमता है वो बढ़ेगी, सरकारी सेवाएं अनइंटरप्टेड सप्लाई के साथ चलती रहेंगी और यूरोपियन डिफेंस जो इंडस्ट्रियल बेस है उसके साथ में इंटीग्रेशन करने में मदद मिलेगी, तीनों को बल मिलेगा। जिसकी उम्मीद है उनकी कि भाई पहली किस्त अप्रैल तक आ जाएगी। अलग सी अप्रैल तक क्या होता है, पैसा आएगा कहां से और लौटेगा कैसे, ये भी जान लीजिए, जरूरी है। तो ये सवाल कि 90 अरब यूरो जो है ये कहां से आएंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट की डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दोस्तों ये पूरे का पूरा लोन जो है ये कॉमन ईयू बोरोइंग से आएगा, कॉमन ईयू बोरोइंग से आएगा। यानी यूरोपियन यूनियन अपने नाम पर जो बॉन्ड है वो बाजार से उठाएगी और उसको यूक्रेन को लोन के रूप में देगी, लोन के रूप में, ये पैसे लोन के रूप में दिए जा रहे हैं, मुफ्तखोरी नहीं है। ओके, इसके लिए ईयू के लंबे समय वाले जो बजट की हेडरूम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि और इंटरेस्ट जो होगा वो डेट सर्विस की कीमत ईयू के सालाना बजट से भरी जाएगी। अनुमान क्या है? अनुमान यह है कि 2027 में लगभग 1 अरब यूरो और 2028 से हर साल लगभग 3 अरब यूरो इस लोन का जो ब्याज है और जो डेट सर्विसिंग में जाएंगे। तो ये पैसा वापस आएगा फिर उस पैसे, ये सब यूरोपीय टैक्स पेयर के पैसे से भरा जाएगा, यूक्रेन नहीं दे रहा है, ये याद रहे। आप बात समझ रहे हैं? बाजार से बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाया जाएगा और उनका जो इंटरेस्ट है वो ये यूरोपियन कंट्रीज देंगे, यूक्रेन नहीं देंगे। तो यानी मतलब क्या बना कि यूक्रेन को ये पैसे मिल रहे हैं मुफ्त में, ये समझिएगा। और जेब किसकी कटेगी? यूरोपियंस की। अब ये बहुत टिकरी मामला है क्योंकि देखने में फिर ये आएगा कि जो आने वाले समय में इलेक्शंस आएंगे जगह जगह, अभी अगले साल मेरे ख्याल से जर्मनी में इलेक्शन आ रहा है, फिर उधर फ्रांस में भी है, तो ये देखा जाएगा कि जो लोग सरकार के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी या आगे बढ़ेगी। ये सबका सब जो मैंने कहा यूरोपीय टैक्स पेयर के पैसे से भरा जाएगा। इसमें सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या है? प्रिंसिपल, यानी कि जो मूल है, यानी जो असल 90 अरब यूरो है, उनको लौटाएगा कौन? डॉक्यूमेंट में साफ ये लिखा है मित्रों कि जो 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 मूल है उसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की है। और ये रीपेमेंट जो है उस वक्त से लिंक किया जाएगा, जरा सुनिएगा, उस वक्त से लिंक किया जाएगा जब यूक्रेन रशिया से वॉर रिपेरिएशन यानी जरा मतलब ये यूरोप वाले गुरु ना, मतलब आपको मजाक करते हुए नजर आते हैं। जरा सोचिए कि क्या बकवास लिख रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जो मूल है कर्जे का 90 अरब यूरो, 90 अरब यूरो को लौटाने की मूल जो रकम है
वो जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अच्छा, ओके, कैसे देगा यूक्रेन? पैसे तो है ही नहीं, वो तो खुद ही भीख मांग के जिंदा है, तो कैसे देगा पैसे वापस? तो क्या करें, ये रीपेमेंट उस समय से जोड़ा जाएगा जब यूक्रेन रशिया से हम्म वॉर रिपेरिएशन लेगा, यानी जंग के हर जाने की रकम वसूलेगा। अब ये कब कब नौ मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। मतलब यूक्रेन रशिया को पहले तो उस हालत में लाए जहां से वो रशिया से युद्ध के लिए किए गए नुकसान की भरपाई ले। लो कर लो बात। आई मीन, इससे बढ़िया या इससे बुरा सपना देख सकते हैं क्या आप? ये बकवास जो कर रहे हैं यूरोप वाले, इनका दिमाग खराब है कि भाई यूक्रेन वसूलेगा कैसे पैसे रशिया से, ये तो बताओ। क्या कहो, बट यूरोप, गॉड, आई मीन, इनके यहाँ कांट जैसा फिलोसोफर पैदा हुआ था जो लॉजिक की बात करता था, समझ नहीं आता कैसे क्या है। एनीवे, अच्छा, तो यूरोप मान के चल रहा है, यानी पॉलिटिकली जो है क्या किया जा रहा है, पॉलिटिकल संदेश ये है इसका दोस्तों, कि यूरोप मानकर चल रहा है कि आने वाले समय में रशिया को किसी न किसी रूप में इस नुकसान की, यानी कि यूक्रेन को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी और उसी से लोन चुकाया जाएगा। यूक्रेन की तरफ से ही बयान ये आया है कि वो इस पैकेज का स्वागत करते हैं, तो करेंगे ही, मुफ्त का माल आ रहा है, उनको पता है भैया हमने कौन सा रसिया से वसूली करनी है, जब हमने वसूली नहीं करनी है तो हमने वापस नहीं करना। तो भाई, अब नॉर्मल तेल नहीं हो रहा तो राधा नाचेगी कैसे? नहीं नाच सकती ना। ना ये यूं कहे कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना हम लड़ाई जीतेंगे और ना हम रसिया से पैसे वसूलेंगे, हेंस नहीं देंगे। लेकिन इसको यूक्रेन के लोग क्या कह रहे हैं, वो इसको इंटरिम सॉल्यूशन मानते हैं। जो ज़ेलेंस्की साहब है वो इसको कहते हैं ये इंटरिम सॉल्यूशन है और पूरी तरह रिपेरिएशन बेस्ड मॉडल के लिए लॉबिंग जारी रखेंगे। ओके, अंदर की जो राजनीति है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन के अंदर की राजनीति, हंगरी, स्लोवाकिया और जो आउटपुट है इसका चेकिया, इनका जो आउटपुट है, ये कहानी सिर्फ यूक्रेन या रशिया की नहीं है दोस्तों। ईयू के अंदर भी एक अपनी राजनीति चल रही है जो अलग से चल रही है। वो क्या है, 3 देश, चेकिया, हंगरी, स्लोवाकिया, वो इस लोन की स्कीम से फॉर्मली बाहर निकल गए। उन्होंने कहा भैया हम न देंगे न लेंगे, हम तो इसके अगेंस्ट हैं, आपको भुगतने हैं भुगतो। इसका मतलब ये कि जो 90 अरब यूरो वाला जो समझौता है वो पूरे देशों के, यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के कंसेंसस से नहीं आ रहा है, बल्कि एनहेंस्ड कोऑपरेशंस के नाम पर एक प्रक्रिया बनाई गई, उसमें इसको पास किया गया है। यानी कि जो देश मदद करना चाहते हैं वो मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, बाकी साइड हो जाओ, अलग खड़े हो जाओ। तो ये जो देश है जिनका मैंने आपसे नाम लिया, चेकिया, हंगरी और स्लोवाकिया, ये अलग हो गए इससे। ओके, यानी हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बान पहले भी यूक्रेन फंडिंग पर अपना वीटो लगा चुके हैं। कई यूरोपीय नेताओं का यह आरोप है कि उन्होंने ये वीटो इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि ताकि जो ईयू पर उन लगे हुए जो फंड फ्रीजिंग के जो और जो रूल ऑफ लॉ के मामले में जो नरमी दिखाने की बात वो कर रहे हैं कि भाई रशिया के लिए आप कुछ नरमी दिखाइए और फिर हम आपकी फंडिंग करेंगे, वो ये कह रहे हैं। स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फित्सो जो है, रॉबर्ट फित्सो यूक्रेन फंडिंग को रिफ्रेम करने की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि दोनों मिलकर एक तरह का एंटी कीव ब्लॉक बना चुके हैं, यानी कि और ऑर्बान जो हंगरी के प्रधानमंत्री हैं और रॉबर्ट फिमो जो ये स्लोवाकिया के हैं। ईयू के भीतर कुछ नेताओं ने यहां तक कहा है कि अगर हंगरी बार बार ऐसा वीटो इस्तेमाल करता है तो उससे वोटिंग राइट भी छीन लेने चाहिए। मतलब ये जबरदस्ती अच्छी है। जरा सोचो मित्रों कि ये वो यूरोप है जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। अब अगर एक कंट्री ये कह रहा है कि नहीं मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, तो कह रहे बेटा तेरा वोटिंग का राइट ही तेरा छीन लेंगे, ना ना तुझे हम ना करने ही नहीं देंगे। तो बेसिकली ये जबरदस्ती हाँ लेने के अलावा और क्या आपको नजर आता है इसका पर्पस। लेकिन फिलहाल जो रास्ता निकला है वो ये है कि यूनानिमिटी का जो रूल है उसको बाईपास करने के लिए विलिंग देशों का एक अलग ब्लॉक बना दिया जाएगा जो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और इस तरह का ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रयोग किया जा रहा है। इससे पता लगता है कि यूरोप के मुद्दे पर यूरोप की एकता भी दरअसल एक तरह से हॉलो है, मजबूरी भी है। अब देखें, यूरोप का जो नैरेटिव है कि हमने वादा किया था तो हमने दे दिया, हमने कहा था हम पैसा देंगे, हमने दे दिया। तो ईयू का जो प्रो यूक्रेन कैंप है उसके लिए बहुत बड़ी जीत है, यानी कि रिन्यू यूरोप
और जो दूसरे ग्रुप के जो लीडर्स हैं, वो इसको यूक्रेन की नहीं बल्कि तमाम यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी समझते हैं। उनका कहना है, वी कमिटेड, वी डिलीवर्ड, यानी कि हमने वादा किया, हमने दे दिया। उनके नज़रिए से देखें तो ये जो पैकेज है, ये रशिया को एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि यूरोप थक कर पीछे नहीं हट रहा है। यूक्रेन को ये भरोसा दे रहा है कि सैलरी से लेकर एम्यूनिशन तक के लिए अगले 2 साल तक पैसा बना रहेगा, यूरोप पैसा देता रहेगा। और नेटो और ईयू के अंदर ये उस कैंप को ताकत देता है, जो मानता है कि अग्रेशन को झेलने से बेहतर है महँगाई सही, लेकिन उसका मुकाबला किया जाए। यानी कि सामने से अगर कोई आक्रमण कर रहा है, तो उस आक्रमण को झेलने से बेहतर है कि उसको मुकाबला किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के अंदर एक सवाल तेज हो रहा है, और वो सवाल क्या है? वो ये है कि टैक्स पेयर की जेब से जो निकला हुआ ये 90 अरब रुपया है, ये वॉर फटीग के दौर में कितना पॉपुलर होगा? एक ऐसा समय जब यूरोप की जनता दरअसल इस लड़ाई से थक रही है, वो जब इस पैसे को अपनी जेब से भुगतान करेगी, तो अपनी सरकारों के कितना फेवर में खड़ी होगी। बहुत संभव है कि इस पॉपुलेशन का, इस वोटिंग ग्रुप का या इस तरह के वोटर्स का एक बड़ा डिसइल्यूजनमेंट हो और वो अपनी सरकारों के खिलाफ हो जाए। क्या वोटर मानेंगे कि ये पैसे उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल, उनके पेंशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि हमारे अपने देशों में जो डेवलपमेंट है, क्या वहाँ पर वो पैसा लगना होता या लगता तो क्या बुराई थी? यूक्रेन को देने के बजाय अगर यही पैसा कर्जा ही लेना था, हमने ही टैक्स देना था, तो क्यों ना हम उसको अपने देश पर खर्च करते और डेवलप करते, बजाय कि हम कहीं और जा रहे हैं। अगले चुनाव में ये जो पैकेज है, जो आप देखेंगे कि कुछ सरकारों के लिए पॉलिटिकल सुसाइड साबित होंगे, क्योंकि जो पब्लिक है, वो ऐसे लोगों को बहुत पॉसिबल है कि वोट आउट करने की कोशिश करे। भारत के लिए इसका मतलब क्या है? भारत के लिए दोस्तों सबसे अहम इसमें ये कि पहला एंगल है तेल और ऊर्जा का। जितना लंबा ये लड़ाई चलेगी, सैंक्शंस का बोझ चलता रहेगा, आर्किटेक्चर चलेगा, तो आई एम सॉरी, उतनी ही इंस्टेबिलिटी जो है वो ग्लोबल ऑयल मार्केट में बनी रहेगी। ऑयल मार्केट का किस्सा मत भूलिएगा जब भी लड़ाई की बात आ रही है, चाहे ईरान की हो या यूक्रेन की। तो जो अगर ये लड़ाई प्रोलॉन्ग होती है यूक्रेन की, तो आप ये देखिए जो इंस्टेबिलिटी है वो ग्लोबल ऑयल मार्केट में बनी रहेगी। जैसे जो एनर्जी इंपोर्टिंग देश हैं, वो रशिया के को रशियन तेल को डिस्काउंट पे लेकर एक तरह का ब्रीदिंग स्पेस ले रहे थे अब तक। हम जब रशिया से तेल ले रहे थे, यूरोप को सप्लाई कर रहे थे, बल्कि अमेरिका भी ले रहा था। वो अमेरिका जो हम पे सैंक्शन लगा रहा है, अमेरिका भी इस तेल से बनता हुआ जो एविएशन ऑयल है, वो सारा अमेरिका ले रहा है हमसे, मगर सैंक्शन भी लगा रहा है। क्या दुनिया कमाल है। ओके, तो वो ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है, लेकिन यूरोप और अमेरिका का जो प्रेशर है वो बना रहेगा कि जो रशिया की कमाई है उसको जैसे भी हो रोका जाए। 90 अरब यूरो का जो ये पैकेज है, ये लड़ाई को सस्टेन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ी मदद है। तो इनडायरेक्टली जो असर है वो तेल और गैस की कीमतों पे आएगा, और जो भारत की इन्फ्लेशन है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा एंगल क्या है? डिफेंस और हथियारों का बाजार। यूरोप की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, अब यूक्रेन के लिए मास स्केल वेपन्स, एम्यूनेशन और सिस्टम्स बना रही है। आने वाले सालों में यही कंपनियां जो हैं वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी को तीसरे देशों में यानी भारत जैसे बाजारों में बेचना चाहेंगी। इंडिया के लिए ये एक मौका भी है और चैलेंज भी है। मौका भी है, चैलेंज भी है। कैसे? हमें तय करना होगा कि हम कितना सामान रशिया से लेते हैं, कितना यूरोप से लेते हैं और अमेरिका से लेते हैं, और कहाँ अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बिल्ड करते हैं। तीसरा एंगल दोस्तों है डिप्लोमेसी बैलेंस। भारत ने अब तक यूक्रेन की लड़ाई पर एक केयरफुली बैलेंस्ड पोजीशन बनाए रखी है। एक तरफ रशिया से हमने एनर्जी और डिफेंस के गहरे सौदे किए हैं, रिश्ते बनाए हैं। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, क्वाड में हम हैं, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है। यूरोप का जो 90 अरब यूरो वाला जो ये पैकेज है, वो ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि ईयू यूक्रेन पर अपना दांव अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत के लिए इसका मतलब ये है कि अगर कल को कोई पीस प्लान बनता है, सीज फायर होती है, नेगोशिएशंस की बात होती है, तो मेज पर यूरोप की जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग स्टेक होगी वो बहुत भारी होगी, और हमें अपनी जो मीडिएशन या बैलेंसिंग की भूमिका को उसी हिसाब से कैलिब्रेट करना होगा। तो मित्रों, अंत में जो बात आपसे मैं कहना चाहूंगा वो ये कि
यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का जो नया लोन पैकेज पास किया है, वो 3 लेवल्स पर एक मैसेज है। क्या है? यूक्रेन के लिए ये कि हम पैसे के मामले में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये तो यूरोप ने साफ कर दिया। यूरोप ने ये बात साफ कर दी है यूक्रेन के लिए कि भई आपको हम पैसे के मामले में अकेला नहीं छोड़ेंगे। रशिया के लिए ये है कि मैसेज कि भई लड़ाई चाहे जितनी लंबी चले, यूरोप तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। यूरोप मैं झुकेगा नहीं साला, बोलता रहेगा। ओके? और यूरोप के भीतर जो अपने ही मतदाता हैं, उनके लिए फिर ये कि वो इस सुरक्षा की कीमत को यूरो में नहीं, बल्कि अपनी पॉलिटिकल करेज में भी मापेंगे। तो देखना ये होगा कि जो इन पॉलिटिशियंस का जो पॉलिटिकल करेज दिखाया है उन्होंने यूक्रेन के लिए, उसको जो यूरोप का वोटर है, कैसे देखता है? भारत के हिसाब से ये पैकेज हमें ये याद दिलाता है दोस्तों कि जो आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें किसी भी लड़ाई का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता। वो हमारी जेब में जो पेट्रोल की कीमत से लेकर हमारे जो डिफेंस इंपोर्ट्स होते हैं और हमारी जो डिप्लोमेसी होती है, हमारे जो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस होती हैं हमारी, वो हर चीज़ को छूती है। आने वाले महीनों में ये जो 90 अरब यूरो यूक्रेन के लिए गोला-बारूद, सैलरी इन सब में कन्वर्ट होगा और रशिया के लिए एक और वार्निंग होगी। लेकिन असली ताकत, असली सवाल वही बना रहेगा। असली सवाल क्या बनेगा? असली सवाल बनेगा कि क्या ये पैसा लड़ाई को खत्म करने के रास्ते को तेज करेगा या लड़ाई को और लंबा खींचेगा? ये जो इसका जो सवाल है, ये पूरी तरह अभी खुला हुआ है और इसको आने वाले हफ्तों में, महीनों में हम आपके साथ मिलकर साइड बाय साइड, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे। तो मित्रों, ये थी मेरी आज की आपसे बातचीत। मैं लेता हूँ आपके अब बहुत सारे कमेंट्स आए हुए मैं देख रहा हूँ। तो मित्रों आपके मैं कमेंट्स को भी देख लेता हूँ। नहीं बहुत सारे नहीं है, जल्दी हो जाएगा। ओके, तो लीजिए ओके महाराज भाई हमारे साथ में अच्छा बता रहे हैं काम में बिजी था सर, मिस करता हूँ, क्या बात है, मिस हम भी करते हैं आपको महाराज भाई। महेश शर्मा जी राम राम। और महाराज जो कह रहे हैं इंडिया विन, ओके यही तो जीतना ही था यार, इसमें क्या था। नमस्ते फ्लेक्स भाई। एंड देन आगे चलते हैं हम, चंदन भाई हमारे साथ में हैं, राम राम। हम्म नमस्ते कृतिका, कैसे हो बेटा? और चंदन जी कह रहे हैं ओके, प्रभाकर कह रहे हैं तेजस MK2 के लिए है। MK2 का भी इंजन तय हो चुका है ना दोस्त, LG के इसके जो अपनी GE के पास है अमेरिका की वो। हम्म अच्छा फ्लेक्स कह रहे हैं सर फिर सैफरॉन वाली डील का क्या हुआ? भाई अब मल्टीपल ऑप्शन है गुरु। सैफरॉन वाली डील कहीं नहीं जा रही है, वो भी होएगी। तो वो नए नए इंजन बनाओ, नए जहाज बनाओ, इंजन बन जाएगा तो जहाज कोई एक और बन जाएगा। इसमें क्या मुश्किल है भाई? जहाज हमने कोई एक ही बनाना है क्या? एमका का बनाओ जिसको बनाना है भाई। मुझे लग रहा है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस पे जा रहे हैं हर चीज के लिए। तरह तरह के जहाज बनाएंगे, अब इंजन बनाएंगे। अब वो इंजन जरूरी तो नहीं ना कि हमारे ही काम आए। अगर हब बन रहा है यहाँ पर तो वो किसी और के काम भी तो आ सकता है, हम किसी को एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। किसी और के यहाँ जो इंजन बनने की जो ख्वाहिश होगी उसको भी तो पूरा कर सकते हैं। सुमन भाई प्रणाम, कैसे हैं आप? एंड देन के यूक्रेन को कॉलोनाइज करने का पूरा प्लान लग रहा है सर। गुरु अब रशिया हाथ ना लगे तो यूक्रेन ही लगे, कुछ तो लगे साला। ये मैं बता रहा हूँ आपको, यूक्रेन का कुछ नहीं बचेगा। ये जो जो कुछ यूरोप कर रहा है, आप ये मानकर चलिए कि ये मारे जाएंगे। ये अपने साथ न जाने क्या कुछ मारेंगे, एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी को अपने साथ ले जाएंगे। बट शायद यही उनकी किस्मत है। कहते हैं ना वो कर्मा, कर्मा इज अ बिच। तो ऐसी है। और फिर दादा 96 ऑफ द 14 114 रफाल विल बी मैन्युफैक्चर्ड। क्या बढ़िया, मजा मजा आया ना गुरु, मजा आएगा। मुझे लगता है ये है, मैं तो शायद जिंदा ना रहूं ये देखने के लिए, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें जो हमारी तमाम डिफेंस प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिकली ही हुआ करेगी। हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की। और फिर लीजिए सर, फ्रांस 8 बिलियन यूरो ड्रोन प्रोग्राम से क्विट कर रहा है। ओके अच्छा, जिसमें इटली, स्पेन, जर्मनी मेंबर्स हैं। क्या हमें भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ में मिलिट्री ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए या नहीं? चंदन कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कहाँ? हम यूरोप जाके क्यों काम करें जहां पर एनर्जी महंगी, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा। भैया इंडिया आओ ना, इंडिया फैक्ट्री लगाओ, खत्म। मुझे बताइए, एक वही चीज जो यूरोप में बननी है,
अगर भारत से इंजीनियर्स, भारत के टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं, वो यूरोप जा सकते हैं, तो यूरोप मारो में कोई दही जमा हुआ उनके पैरों में? मतलब वो क्यों नहीं आ सकते भाई? वो क्यों नहीं आ सकते? वो यहाँ आए और करें काम, क्या दिक्कत है? भाई वहाँ सर्दी से मर जाओगे, गर्मी है नहीं, एनर्जी है नहीं, 4 गुनी महँगी एनर्जी है, यहाँ सस्ते में काम करोगे, बिजली भारत सरकार दे रही है तुमको, क्या मुश्किल है? और इकोनॉमिक सेंस बनती है सारी चीज़ की, आप एक्सपोर्ट के हब बनते हैं यहाँ से और मेक इन इंडिया का आपको लेवल मिलता है। उम, यूरोपियंस तो अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं चंदन, मुझे भी लगता है। यूक्रेनियंस को फ्री का माल मिल रहा है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। मगर किस कीमत पे? ये पैसे का म देखिए यूक्रेन ज़ेलेंस्की को पैसा जो उसमें से मार रहा हो, मार रहा हो। करप्शन वहाँ भर के हुआ है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद में बताइए ना, मर कौन रहा है? मर तो बेचारी पब्लिक रही है ना, मर तो आम आदमी रहा है सड़क पे। ओके। अम लेकिन नुकसान हाँ, यूरोपियंस का भी मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में आप देखिएगा जो चुनाव आएँगे, एएफडी का देखिए ना क्या हाल हुआ है, किस तरह से और एएफडी किसको सपोर्ट कर रही है? रशिया को, ओपनली रशिया को सपोर्ट कर रही है और एएफडी का इम्पैक्ट जो है जर्मनी में बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा पॉलिटिक्स अंधे हैं, पॉलिटिशियंस या बहरे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि पब्लिक क्या चाहती है और पब्लिक से दूर होके भला किससे वोट लेने जाओगे तुम? अमेरिका से? पता नहीं। ओके। सर आपने वो देखा अमेरिका में इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। अमेरिकन्स का भी हाल ही में मरो साले सबके सब मरो हमारी बला से। हाँ, ओके। जितेश भाई कह रहे हैं महेश भाई irrespective of the outcome of the election Bangladesh is going to be the slippery slope for India for a long time to come. US is empowering EU by special cuts in tariff for their garments. ये मैंने देखा जो आप बता रहे हैं कि उनकी जो गारमेंट्स वाला जो किस्सा है जो जीरो ड्यूटी उन्होंने कर रखी है उसके लिए ठीक है लेट देम डू इट मैं देखिए मेरी बात सुनिए बांग्लादेश जो है वो उनका टूल बन रहा है अमेरिकन का इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो डीप स्टेट है वो पूरी तरह से अपनी पॉलिटिक्स अलग खेल रहा है आप एक बात देखिए ना कि किस तरह से एप्स्टीन फाइल्स की जो टाइमिंग है वो किस तरह से एडजस्ट की गई है, किस तरह से ट्रंप को पुश किया जा रहा है कि वो लड़ाई करे ईरान के साथ में। ट्रंप भाग रहा है उस लड़ाई से, उसको पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा पॉलिटिकली उसके लिए आत्महत्या है। क्योंकि ईरान छोड़ेगा नहीं और जो हमले होंगे, जो अमेरिकन्स के बॉडी बैग आएँगे, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ट्रंप को ही होगा। एक बात ये जान लीजिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि इसी माहौल में आज जब नेतन्याहू गए हैं वहाँ पर मिलने के लिए, तो नेतन्याहू इस उम्मीद पर गए थे कि वो 3 घंटे की मुलाकात हुई है ट्रंप से उनकी और उन्होंने कोशिश ये की थी कि वो ट्रंप को समझा ले जाएँगे और वो यहाँ पर ईरान पर हमले के लिए। लेकिन आप ये देखिएगा कि ट्रंप ने मना कर दिया। ट्रंप की जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आई है, वो ये आई है कि हमको ईरान से बात करते रहना है। अब ज़रा इस बात का दूसरा रुख देखिए। एक तरफ ट्रंप ये कह रहा है कि हमें बातचीत करनी है, तो दूसरी तरफ पेंटागन क्या कर रहा है? वो लगातार अपने जो वॉरशिप्स हैं, वो बढ़ा रहा है। मिडल ईस्ट में जो उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन जो आया हुआ है, उसको ये मैसेज दे दिया गया है कि भई एक वॉरशिप आपको जल्दी ही और जॉइन करेगा। दैट मीन्स ये कि जो मैंने आपको कल बताया था कि एक वॉरशिप उनके लिए कम पड़ रहा है और रेड सी में उन्होंने 2 वॉरशिप लगा रखे थे अपने करियर्स। वो 2 करियर भी वहाँ कम पड़ गए थे। आपको याद है कि इतने ड्रोन आए थे हूथियों के, इतने ड्रोन अटैक आ रहे थे, मिसाइल के अटैक आ रहे थे कि जो F-35 है, F-35, F-18 इनको डेक पे भागना पड़ रहा था दाएँ-बाएँ और यूँ भाग रहे थे कि 2 या 3 जहाज़ जो हैं वो समुद्र में नीचे गिर गए थे। आप ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए और ये 2 उनके जब वहाँ पे थे, तो यहाँ तो एक अकेला खड़ा हुआ है, तो इसकी तो वैसे बेचारे की नानी मर रही होगी सोच के कि हमारा क्या होएगा लल्ला, है ना? बहुत बुरा हाल है। चलिए, तो मगर ये जो आप कह रहे हैं ना जितेश भाई, ये आपकी बात इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश हमारे लिए स्लिपरी ग्राउंड है और रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अनलेस कि फंडामेंटल चेंज कोई ऐसा हो, जो हमारे फेवर में जाए, जो कि अभी नहीं है। क्योंकि तारिक रहमान हमारे साथ में काम करे, मुझे शक है। मुझे लगता है वो बैलेंसिंग करेगा, हाँ, हाँ, करता रहेगा, बट वो हमारे गेम नहीं खेलेगा। गेम खेलेगा वो पेंटागन की ही और शायद इसीलिए लाया भी गया है। तो मैं आपसे सहमत हूँ, जितेश भाई। सर सुनने में आया है कि 6th जनरेशन के सब सिस्टम्स पे काम शुरू हो रहा है। आई थिंक वी आर लेट फॉर 6th जनरेशन। संभव
संभव है, लेकिन मित्र मैं आपको एक बात बताऊँ, एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर ये जनरेशन-वनरेशन का जो खेल है, ये कौड़ा हो जाएगा क्योंकि 6 जनरेशन से मायने क्या? यही ना कि वो जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ रही है। तो आपको मैं बताऊँ कि आने वाले समय जैसे-जैसे आप नज़दीक जाएँगे क्वांटम कंप्यूटर्स के,